गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 11 को लेकर के आए हुए हैं। आज 11वां लेक्चर होने जा रहा है, 11th लेक्चर है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोनों में से कोई भी नाम आप कह सकते हैं, या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलें या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलें, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और ये किसकी वजह से होता है। देखिए, किसी भी कंडक्टर से या किसी भी रेसिस्टर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उस रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप फैन को चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अगर आप फैन को चला रहे हैं तो फैन कुछ देर चलने के बाद वो गर्म होने लग जाता है। आप टीवी को चला रहे हैं, वो भी कुछ देर के बाद गर्म होने लग जाएगा। यानी कि रेसिस्टर जो होते हैं, जब भी रेसिस्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वह रेसिस्टर गर्म होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेसिस्टर ड्यू टू द flow of electric current is called heating effect of electric current इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट उसे कहते हैं हम। डेफिनेशन इसलिए लिख देते हैं कि अगर आपको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगा ना, कुछ ना कुछ नोट्स तो बन जाएंगे ना। तो आप नोट्स बनाना भी शुरू करें, साथ साथ दोनों हम लोग चलेंगे। तो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर, या कंडक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब इसका कॉज देखते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होता है। जब भी आप किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स उसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव एटम से कोलाइड होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन और उसी कंडक्टर के पॉजिटिव एटम्स के बीच में कोलिजन होता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं, नंबर 1 में स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं इसको, कह सकते हैं द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पॉजिटिव एटम्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू हीट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस्ड हीट raise the temperature of conductor and heating effect produced बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या होता है कि द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पॉजिटिव एटम्स ऑफ कंडक्टर। सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, या वायर है, या कुछ भी है,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कंडक्टर जोड़ के रखा है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर जोड़ दिया। अब क्या होता है, जब स्विच ऑन करेंगे हम तो यहां से सेल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एनर्जी देगा। इस सेल की वजह से इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, यहां के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है ना। और टकराने से कोलिजन मैक्सिमम होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा कोलिजन होता है उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। सपोज कीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक स्पीड में चल रही है और आप बार बार ब्रेक का यूज कर रहे हैं, उसके ब्रेक का यूज कर रहे हैं, तो ब्रेक क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा आप ब्रेक का यूज करेंगे, जो बाइक का इंजन होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, यानी कि रेसिस्टेंस जितना प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा उसके अंदर कोलिजन होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये तो कॉमन एग्जांपल है। आप कभी कभी भीड़ वाले एरिया में फंस जाते हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, किसी भीड़ वाले एरिया में फंस गए आप, तो बार बार ब्रेक लगाने की वजह से जो बाइक का इंजन होता है, या फिर यहां पर जहां पर ब्रेक लगे हुए रहते हैं जैसे डिस्क ब्रेक है, उसका जो प्लेट होता है वो प्लेट बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है। कारण कि बार बार ब्रेक अप्लाई होने से रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेसिस्टेंस के प्रोड्यूस होने से जितना ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में ना। तो सेम टू सेम इसमें भी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव एटम से टकराएगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा, यानी कि जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन टकराया, अपने बगल के पॉजिटिव एटम से एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस हुआ। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपने बगल के पॉजिटिव एटम से टकराया तो थोड़ा सा और हीट प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पॉजिटिव एटम से टकराने शुरू हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस होते 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 मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, और कंडक्टर का टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि अचानक गर्म नहीं होता, फैन भी अगर आप चला रहे हैं तो अचानक गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे गर्म होता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि आप आयरन करते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। या ऐसे भी कहो, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया इसका, ठीक है ना। अब इसी में आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, तो इसको बोल सकते हैं, जूल का पूरा नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो ऐसा बोला जा सकता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब जूल साहब के द्वारा, आप इस कंडक्टर से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि द प्रोड्यूस्ड हीट इज नंबर 1, हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। समझना ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। नंबर 2, द प्रोड्यूस्ड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और नंबर 3 में कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। जितना देर तक आप पास कराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ऐसे थोड़े कि प्लग हमने लगाया और निकाल दिया, तब तक पूरा सारा सर्किट गर्म हो गया, सारा कंडक्टर गर्म हो गया, सारा रेसिस्टर गर्म हो गया। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और आप जितना देर तक पास कराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा।
अगर इस तीनों को एक साथ करें हम तो लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, या ऐसे भी लिखा जा सकता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी जूल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अगर जूल को हटाना चाहें तो लिख सकते हैं I स्क्वायर आर टी बाई 4.18 कैलोरी। ठीक है ना। तो ये हीट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस कितना अमाउंट में होगा उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। जूल साहब का कहना था कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर के अंदर उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितने टाइम तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आई मीन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल लिख सकते हैं, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.18 कैलोरी भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जूल के रूप में हो गया और ये कैलोरी के रूप में हो गया। तो इस तरह से जूल साहब ने अपना नियम दिया। बहुत आसान है, इसको 10th में भी आपने पढ़ा होगा, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि 10th का टॉपिक है, 10th में भी सेम चीज पढ़ना है इसको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, हम लोग इसे मिटा रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिएगा, इसको मिटा करके इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पावर पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ना है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है आज का। आज बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। देखिए, तो हमको फॉर्मूला मिला था अभी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल लिखिए, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.18 कैलोरी लिखिए। बात एक ही चीज है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब चलिए, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। अगर यहां से W निकालें हम तो लिख सकते हैं V इंटू क्यू, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है V और Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q को लिखा जा सकता है I इंटू टी, तो हमने Q के बदले में I इंटू टी यूज कर लिया, यानी कि W इज इक्वल टू हो गया VIT। यहां जो वर्क होगा वो किसके फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, या एनर्जी के फॉर्म में होगा, ये भी कह सकते हैं। तो यहां पर यूज कर सकते हैं H इज इक्वल टू VIT जूल, या फिर H इज इक्वल टू VIT बाई 4.18 कैलोरी यूज किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है आई स्क्वायर आर टी, ये तब जनरली ये तब यूज किया जाता है, किसी किसी बुक में ये बात बताया गया है कि ये तब यूज किया जाता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू VIT, जो VIT जूल का जो फॉर्मूला हो है, ये तब यूज किया जाता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हो, तब वहां पर जनरली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। हालांकि न्यूमेरिकल बनाते समय आप देख लेंगे, अगर IRT दिया हुआ है तो हीट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अगर VIT दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं इस बात को लिखा गया है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल यूज करेंगे, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो तो H इज इक्वल टू VIT जूल का यूज करेंगे हम। आई बात समझ में ना? आसान है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो 2-3 फॉर्मूला तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक क्या मिला? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आपको पता है कि जो वर्क होता है उसको हीट भी लिखा जा सकता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है और एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हीट के जितना फॉर्मूला हमारे पास आया है, कौन सा? हीट इक्वल टू, एक आया है VIT जूल, दूसरा आया है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल,
ठीक है ना, ये जितने फॉर्मूला आए हुए हैं, ठीक है ना, ये सब के सब वर्क, हीट और एनर्जी तीनों के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। और माना जाता है कि वर्क होगा तो या तो हीट के रूप में होगा या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में होता है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, इट मींस माना जा सकता है कि वहां पे वर्क भी हो रहा है। बाद में क्राइटेरिया देखते हैं कि वर्क के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, लेकिन फिलहाल माना जा सकता है कि अगर एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वर्क भी किए जा रहे हैं। सो एक और फॉर्मूला यहां से हम लोग देख भी सकते हैं बाबू, कि देखिए कौन सा, जैसे कि H इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी है ना। इसको एक काम करते हैं हम, आई स्क्वायर कर दिए, आर कर दिए, टी कर दिए, इसको आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, आई स्क्वायर, आर और आर मिलकर के आर स्क्वायर, और टी अब बाई कितना हो गया, आर हो गया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, H बराबर यहां पर लिख सकते हैं हम आई आर का होल स्क्वायर और इंटू कितना, टी अब बाई आर। तो आई आर किसका फॉर्मूला होता है, भी का फॉर्मूला होता है, तो भी स्क्वायर टी अब बाई आर भी लिखा जा सकता है। ये जूल के रूप में और कैलोरी के रूप में लिखना है तो बाई 4.18 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला यहां पर यूज किए जा सकते हैं। सो आसान था ना, आसानी से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला सब, बहुत आसान फॉर्मूला है, क्योंकि सारे फॉर्मूला आपको 10th में ही देखने को मिल गए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा और जो नहीं पढ़े होंगे उनका तो खैर पूछना नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मिल जा रहा है ना। चलिए, तो ये एनर्जी हो गया। अच्छा, हीट एनर्जी का कोई यूनिट पूछता है कि ऐसा यूनिट बताएं आप हीट एनर्जी का, तो हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसलिए हीट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। या तो जूल के रूप में करेंगे या फिर कैलोरी के रूप में यूज करेंगे, तो ऐसा यूनिट जूल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जूल को जब कैलोरी में बदलना होगा तो डिवाइडेड बाई 4.18 कर देंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे आपको, जब न्यूमेरिकल का लेक्चर अपलोड होने लग जाएगा तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे कराने को मिलेंगे। अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, उसको क्लियर कर लें हम लोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखने चल रहे हैं, पावर पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पावर पढ़ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पढ़ लेंगे सीरीज में और पैरेलल के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देख लें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में। तो बच्चों पढ़ते हैं हम लोग अब फिर इलेक्ट्रिक पावर के रूप में, छोटा छोटा टॉपिक है, सब समझ में आ जाएगा, आपको 10th की याद दिला देगा ये, कोई ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना है, बस 10th से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ लेना है। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया जाता है जनरली कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सेल to maintain the potential difference across the circuit। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सेल के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जितने समय में जितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने बोला है कि वर्क के बदले में आप हीट का भी यूज कर सकते हैं, तब पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम भी लिखा जा सकता है, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम भी यूज किया जा सकता है। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तीन तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय पर यूनिट ऑफ टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, और रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन बाय अ सेल इन पर यूनिट ऑफ टाइम। तीनों तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए एक चीज कि सपोज करते हैं कि एक यहां पर सेल है, देखना ध्यान से, ये सेल है, यहां पर कोई एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना,
और सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया कि निगेटिव टर्मिनल हो गया, सेल इस रेसिस्टर आर को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा है। कंडीशन ये एक हो गया। अच्छा, इसी में एक दूसरा कंडीशन देखिए, होता क्या है कि यहां पर एक सेल है, इस सेल को चार्ज करने के लिए आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं ना। जैसे कि मोबाइल के बैटरी को अगर आपको चार्ज करना हो या इन्वर्टर के बैटरी को चार्ज करना हो तो पहले हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे करके चार्ज करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक करंट उससे आउटपुट लेते हैं। हम पहले इनपुट करते हैं, फिर क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। तो जब करंट इनपुट किया जा रहा हो, करंट इनपुट के रूप में दिया जा रहा हो, तो उसको कहा जाता है चार्जिंग मोड, उसको चार्जिंग मोड कहा जाएगा, ठीक है ना। वो चार्ज हो रहा है और जब इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा हो, सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा हो, आउटपुट हो रहा हो, तो उसे डिस्चार्जिंग मोड कहा जाता है, उसे डिस्चार्जिंग मोड कहा जाता है। मान के आपने किसी सेल को चार्ज कर दिया और उससे आपने एक्सटर्नल सर्किट में एक रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, तो जितने देर तक आप उस रेसिस्टर को यूज करेंगे सेल की मदद से, उतना सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होता चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट निकलता हुआ दिखाई दे सेल से, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाई दे, तो उसे डिस्चार्जिंग मोड कहा जाता है। और जब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहीं से आता हुआ दिखाई दे, तो उसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग मोड कहा जाता है। यहां से इनपुट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट हो रहा है, यहां रेसिस्टेंस आर है, ये सेल है। आई बात समझ में ना। तो एक को डिस्चार्जिंग मोड कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, हम चार्जिंग मोड कहेंगे हम। अब देखिए, अगर इस कंडीशन में डिफाइन करना हो तो ये तो डेफिनेशन सही है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सेल, सेल के द्वारा काम किया जा रहा है। और इसमें क्या है, सेल में किसी एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा काम किया जा रहा है या एक्सटर्नल एजेंट के रूप में काम किया जा रहा है। तो इसमें था बाय अ सेल, इसमें हमने पढ़ा था बाय अ सेल, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, इन अ सेल। बाय अ सेल, सेल के द्वारा इनपुट आउटपुट दिया जा रहा है और इसमें सेल में इनपुट दिया जा रहा है। सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके इसको चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो सेल पर वर्क किसके द्वारा हो रहा है, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। ऑन टू अ सेल भी लिख सकते हैं, ऑन टू अ सेल भी लिख सकते हैं और इसको बाय अ सेल लिख सकते हैं। आई बस समझना, सेल से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा है तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सेल लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, किसी एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल किसी चीज के द्वारा सेल को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको डिफाइन करना हो तो बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ सेल, सेल के अंदर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसको चार्ज करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। तब पावर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक डिस्चार्जिंग मोड के लिए और एक क्या हो सकता है, चार्जिंग मोड के लिए हो सकता है। अब देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या हीट बाय टाइम यूज करते हैं अगर, तो अगर हीट बाय टाइम यूज करेंगे तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और नीचे क्या है, टी है ना, तो एक टी से एक टी कैंसिल और इसको कहेंगे आई स्क्वायर आर। अच्छा, फिर दूसरा पावर इक्वल टू, एक और फॉर्मूला यूज करते हैं हीट के बदले में, हमने पढ़ा है वी आई टी, और बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो पावर इक्वल टू वी आई हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम पढ़े हैं हीट बाई टाइम को लेकर के कि वी स्क्वायर टी अब बाई कितना आर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या है, ऑलरेडी टी है ना, ये तो हीट का हो गया वी स्क्वायर टी बाई आर, अब टी से टी कैंसिल और वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तीन फॉर्मूला, वैसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं लेकिन जनरली तीन फॉर्मूला दिया जा रहा है। ये जो यूज किया जाता है बाबू, जब सर्किट में सारे रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हों तो ये यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है वो सेम फॉर ऑल होता है, सबके लिए सेम होते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है तो ये सीरीज के लिए हो गया। ये जो होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो सेम फॉर ऑल होते हैं।
तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के डिफाइन किया जा रहा है। तो ये जनरली VI जो होगा वो पैरेलल के लिए यूज करेंगे और I²R जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऐसे होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आप देख लेंगे जो आए, अब मान गया कि V दिया हुआ है और ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, तब पहले I निकालना होगा, तब यहां पे रखना होगा, तब ना हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल में क्या क्या प्रोवाइड है उसके अनुसार से भी अपना फॉर्मूला आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ बाबू? चलिए गुड। अब देखते हैं हम लोग पावर के SI यूनिट के बारे में। अगर हम लोग देखें पावर का SI यूनिट, देखिए SI यूनिट ऑफ पावर, तब पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड लिखा जा सकता है, और यही जूल पर सेकंड जो होगा वो वाट के इक्वल होता है। यानी कि लिखा जा सकता है कि 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। अगर 1 जूल का वर्क डन 1 सेकंड के लास्ट इंटरवल तक कंप्लीट होता है, तो जो पावर होगा वह 1 वाट के इक्वल होगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in per unit of time या in 1 second, then the net amount of power of resistor will be 1 watt। अगर 1 जूल के वर्क डन में 1 सेकेंड का समय लग रहा है, तो जो वर्क पावर होगा वह कितना के बराबर होगा? 1 वाट के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इसके अदर यूनिट्स थोड़ा देख लेते हैं हम। इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि वाट हुआ ना, तो एक हो जाएगा किलोवाट, एक हो जाएगा मेगावाट और एक हो जाएगा गीगावाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 6 वाट। और 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वाट। एक और होता है 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होता है ना, किसी ट्रैक्टर का एग्जांपल ले लो, उसमें पता लगता है कि कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, ट्रक में कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि एक हॉर्स में इतने वाट का पावर स्टोर होता है। अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें कितना ज्यादा एनर्जी होता है, सो कितना ज्यादा पावर कंज्यूम रहता है। सो तो ये अदर यूनिट्स हो गए पावर के, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसे हम। छोटे टॉपिक हैं, पढ़ते चलिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते चलिए। जब आपको पढ़ने का मन ना हो तो वीडियो को रख लें, बाद में पढ़ें आप लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि नहीं एक बार बैठे तो पूरा का पूरा पढ़ ही ले, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ें, 12th के आने में टाइम भी है, ठीक है ना, और बाकी कंपटीशन होने में भी टाइम ही है। तो आप धीरे धीरे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें बस। नेक्स्ट हम लोग देखें बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। आसान है बहुत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। यानी कि आज का टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए जनरली इसको डिफाइन किया जाता है कि द वर्क इज डूइंग बाय अ सेल टू, वही डेफिनेशन चलेंगे, बाय अ सेल टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। किसी भी सर्किट में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल के द्वारा जितने वर्क डन किए जाते हैं। फिर से देखो, पावर और इसका डेफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन पावर में क्या था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकंड में किसी सेल के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता था सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहां पढ़ेंगे हम कि सिंपल, टाइम का कोई बाउंडिंग नहीं है। द वर्क इज डूइंग बाय अ सेल, किसी सेल के द्वारा
किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जितने वर्क डन किए जाते हैं उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें टाइम का कोई बाउंडिंग नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, पावर इक्वल टू होता है क्या, वर्क बाई टाइम। यहां से अगर वर्क निकालें हम, यही वर्क क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम। तो अगर यहां से एनर्जी कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम लिखा जा सकता है। ई बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई बराबर पी टी। और पी का बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मूला आप देखे होंगे। एक फॉर्मूला देखे होंगे आई स्क्वायर आर, तो यहां टी लगा दीजिए, फिर वही हीट वाला सारा फॉर्मूला आ गया। फिर यहां से एक और एनर्जी उठाएं तो यहां लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला होता है एक वी आई, तो टी लगा दीजिए। अच्छा, एक एनर्जी, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, टी लगा दीजिए, ठीक है। तो जितना फॉर्मूला आपका हीट का था उसी समय मैंने बताया है कि वर्क, हीट और एनर्जी का फॉर्मूला लगभग मिलता जुलता है एक दूसरे से। देख लिया आपने, एनर्जी का जो था ये हीट का भी था, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हीट का भी था, ये एनर्जी का फॉर्मूला जो था वो हीट के लिए था। ये हीट कब निकाला जाता है था, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, तब ये फॉर्मूला यूज करते थे हीट कैलकुलेट करने के लिए या एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में चेंज हो रहा हो, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो रहे हो, तो वहां पर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, हम लोग यूज करते थे यही, तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अगर यहां से ऐसा हाँ एक चीज और देख लें, ये तो हो गया जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो तब, यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन जब मान गए कि इलेक्ट्रिक करंट वेरिएबल हो, जब I इज वेरिएबल, I जो हो वेरिएबल हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा तरीका है कि एनर्जी बराबर क्या था, P इंटू टी था ना, तो यहां लिख देंगे P और इंटू क्या कर देंगे, dt कर देंगे हम, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम। अब P का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन तो जानते हैं कि सम निकालने के लिए वेरिएबल टर्म होते हैं, तो वहां पर इंटीग्रेट हम करते हैं हम पूरे सम कैलकुलेट करने के लिए, पूरे सर्किट का या एक सिस्टम का एनर्जी या कुछ भी निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं जब वेरिएबल कुछ टर्म मिल रहा हो हमें। तो सपोज कीजिए ये तो I कांस्टेंट हो गया, तो ये फॉर्मूला आप यूज हमने कर दिया एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब I वेरिएबल हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला होगा P इंटू डी टी, कहां से, 0 से टाइम t तक। 0 सेकंड पर कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा और कुछ देर के बाद टाइम t पर उसका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अगर चेंज हो जाए, जैसे सपोज करो कि 0 सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर का सप्लाई हो रहा है और 4 सेकंड में सपोज कीजिए 5 एम्पियर का सप्लाई होने लग गया, तो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर क्या होगा, वेरिएबल हो गया, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि लिख सकते हैं P को क्या लिख सकते हैं, यहां से उठाइए, P को आप यहां से उठाइए, यहां से I स्क्वायर आर, पहले पढ़ चुके हैं कि P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर आर और इंटू डी टी कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से कहां तक, t तक कर दें आप, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट थोड़ा देख लें, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर लें थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना। यहां देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी E। अब देखें E बराबर क्या होता है, P इंटू टी होता है, तो पावर का यूनिट हो जाएगा वाट और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, यानी कि हमारे पास हो गया वाट सेकेंड, जो कि इक्वल होगा किसके, जूल के बराबर होगा। यानी कि लिखा जा सकता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड, ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। 1 वाट का पावर हो, 1 सेकेंड का टाइम टेकन हो रहा हो, यानी कि 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ हो, तो जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। सो अब यहां पर एक और यूनिट कहीं कहीं दिया हुआ रहता है बाबू, कमर्शियल यूनिट, जो हमारे घरों में यूज होता है ना, जैसे बिजली बिल वगैरह जो आता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है, तो कमर्शियल यूनिट जो होगा वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दें और सेकंड को आवर में बदल दें, तो किलोवाट आवर हो गया।
अब एक क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं हम, 1 किलोवाट आवर को जूल सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये कमर्शियल यूनिट हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 वाट, आवर को क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, होता है ना 1 आवर में उतना सेकंड होता है, यानी कि लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 36 इंटू 10 का पावर 2 और इंटू वाट सेकेंड। अब यहां पर देखिए 1000 को लिख देंगे हम 10 का पावर 3 इंटू 36 इंटू 10 का पावर 2 और वाट सेकेंड जूल के बराबर होता है। अब 10 टू द पावर 3 और 10 का पावर 2, तो लिख सकते हैं 36 इंटू 10 का पावर 5 और जूल। एक पॉइंट अपने मन से बढ़ा दें तो क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, यानी कि लिखा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। बड़ा आसान टॉपिक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आसान टॉपिक है, आप समझने की कोशिश करें, बहुत आसान टॉपिक आज का है। सो क्लियर हुआ, ये हो गया रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। सो क्लियर इतना, चलिए गुड, बढ़ते हैं हम आगे, मिटाई से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं पढ़ने हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, या ऐसे कहो कि पावर कैलकुलेट करने चल रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ के देखेंगे कि पावर निकालने का कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, और फिर रेसिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ करके देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। सो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ रेसिस्टर्स, पावर ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ रेसिस्टर्स। नंबर 1 में देख रहे हैं बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले देख लें हम लोग। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं। मान लिया कि एक रेसिस्टर यहां पर लगा हुआ है, एक यहां पर रेसिस्टर लगे हुए हैं और एक यहां पर रेसिस्टर लगे हुए हैं। ये तीनों रेसिस्टर को कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सब के सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे चलने वाले हैं, ठीक है ना, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सब के सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे चलने वाले हैं। सो ध्यान देना, यहां पे 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, सपोज करो 3 बल्ब हैं, इसका पावर P1, इसका पावर P2 और इसका पावर P3। इसका वोल्टेज, अब चूंकि तीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तीनों का वोल्टेज क्या हो, सेम हो, तो इसको वोल्टेज भी दिया गया, इसको भी वोल्टेज भी दिया गया और इसको भी वोल्टेज भी दिया गया। सपोज करो घर में 220 वोल्ट अगर सप्लाई हो रहा है, तो इस रेसिस्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भी 220 वोल्ट पे ही चले, ये भी 220 वोल्ट पे ही चले और ये भी 220 वोल्ट पे ही चले। समझना बात को। अब यहां पर पावर अगर कैलकुलेट किया जाए तो लिख सकते हैं V²/R, यानी कि R बराबर लिख सकते हैं V²/P। देन अगर R1 निकालें हम, इसके रेसिस्टेंस को हम R1 मान लिए, इसके R2 मान लिए और इसको R3 मान लिए। ध्यान देना, तो R1 इक्वल टू लिख सकते हैं V²/P1। अब आप कहेंगे कि सर V1 आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने पहले ही वर्ड में बोला है कि इस तीनों रेसिस्टर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तीनों रेसिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे चलने वाले हैं। हालांकि जोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि सबको अलग अलग वोल्टेज मिले, सीरीज है तो वोल्टेज तो अलग अलग मिलना ही है, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन
शुरू में हम लोग ये सोच रहे हैं कि तीनों जो हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर चलने वाले रेसिस्टर हैं, इसलिए V1 हमने नहीं लिख करके V लिखा है। उसी तरह से अगर R2 निकालें तो लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P2, और R3 निकालें तो लिख सकते हैं V स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा P3। अच्छा, अब सीरीज के लिए रेसिस्टेंस R क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसमें जितने सर्किट जुड़े हुए हों Rn तक जा सकते हैं हम। तो R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाई P, R1 V स्क्वायर बाई P1, R2 V स्क्वायर बाई P2, R3 V स्क्वायर बाई P3 और Rn V स्क्वायर बाई Pn। अब V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो 1 बाई P1, 1 बाई P2, 1 बाई P3 अप टू 1 बाई Pn। तो यहां से V स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई पावर इन सीरीज 1 बाई P1, 1 बाई P2, 1 बाई P3 अप टू कहां तक जाएगा, 1 बाई Pn तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यह सीरीज के लिए हो गया। अब यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब सारे रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हों तो उस समय जो पावर होता है, हम क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े हुए हो तो I स्क्वायर R कहते हैं, यानी कि यहां पर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। समझना बात को, ये किसके लिए होता है, सिर्फ सीरीज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन यहीं से उठा के रखा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि इसका पावर जो है वो 50 वाट का है, इसका पावर जो है वो 40 वाट का है, और इसका जो पावर है सपोज कीजिए 20 वाट का है। ठीक है ना, घरों में 220 वोल्ट हमने सप्लाई किया है। अब बात आती है कि तीनों बल्ब में सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, सबसे ज्यादा लाइट कौन देगा, सबसे ज्यादा पावर किसको मिलेगा, और सबसे पहले फ्यूज कौन होगा। समझना बात को, ये तीनों बल्ब किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आपको तो एकदम ध्यान से दिख रहा होगा कि बल्ब 1 का पावर सबसे ज्यादा है, तो ये वोल्टेज सबसे ज्यादा, सॉरी ये लाइट सबसे ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगा इसको। क्लियर है ना। घरों में हम क्यों हाई, जैसे कि कभी कभी 9 वाट का बल्ब लगाते हैं, कभी कभी हम 20 वाट का बल्ब लगाते हैं, क्यों, तो वाट हम इसलिए बढ़ाते हैं, किसी भी रेसिस्टर का पावर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हमको मैक्सिमम वर्क मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। पावर हाई जो बल्ब होते हैं वो हाई पावर का लगाते हैं कि घरों में लाइट अधिक रहे। लेकिन आपको यह बात सोचना चाहिए कि घरों का जो कनेक्शन होता है, जो डोमेस्टिक सर्किट का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, इसलिए हम बल्ब के पावर को बढ़ाते चले जाते हैं, और जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा ब्राइट दिखता है। लेकिन उसी सब का कनेक्शन अगर सीरीज में कर दिया जाए तो जिस बल्ब का पावर कम होगा, जिस बल्ब का पावर कम होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस का, उसके पास ज्यादा ब्राइटनेस होगा। समझो कैसे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं, पहले P1 का रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो P1 का फॉर्मूला यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, V स्क्वायर बाई R, रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं तो V स्क्वायर बाई P1। अब V कितना है 220 का स्क्वायर, और बाई P1 कितना है 50 वाट, ये R1 हो गया। R2 निकालें अगर तो सेम 220 का होल स्क्वायर अब बाई 40, और R3 निकालें तो 220 का होल स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, 220 के स्क्वायर को 50 से डिवाइड किया गया है, तो इस तीनों में ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसका वैल्यू कम होगा, इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है तो वैल्यू ज्यादा मिलेगा, यानी कि रेसिस्टेंस 3 जो होगा वो ग्रेटर होगा किसके, रेसिस्टेंस 2 से, और ग्रेटर होगा रेसिस्टेंस 1 से। समझना कि थर्ड का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा,
और जब यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, तो यहां पर पावर 3 यानी कि बल्ब 3 का जो पावर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 और एज कंपेयर टू 1। क्या दिया हुआ है डजंट मैटर, आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके अंदाजा लगाओ कि किस बल्ब का पावर ज्यादा होगा। हमने तो जोड़ दिया 20 वाट का, अब यह देखना है कि इस 20 वाट वाले बल्ब को मैक्सिमम पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब एक और चीज समझते, एक और तरीके से समझते हैं। मान गए इसमें 220 वोल्ट सप्लाई हुआ तो 3 भाग में बंट गया। अगर इसको डिजाइन किया गया हाई पावर वाले को, सबसे ज्यादा हाई पावर इसी का है ना, तो हाई पावर वाले को डिजाइन किया गया 220 पे चलने के लिए, समझना। फिर तो 220 में कुछ वोल्टेज इसको मिल जाएगा, पावर के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज अपने अंदर रख लिया, फिर ये भी पावर के अकॉर्डिंग अपने अंदर वोल्टेज रख लेगा, ये भी पावर के अंदर अपने अंदर वोल्टेज रख लेगा। तो जो तीनों को डिजाइन किया गया है सपोज करो 220 वोल्ट पर चलने के लिए, तो हमारे पास पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, मात्र 220 है। तो 220 में तो हम 3 बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो क्या इसको 220 मिल पाएगा? नहीं। इसको मिल पाएगा? नहीं। इसको मिल पाएगा? नहीं। लेकिन इसका तो पावर कम है, यह कम वोल्टेज लेकर के भी लाइट दे सकता है, कम वोल्टेज पर भी अपना पूरा पावर दे सकता है, मैक्सिमम पावर दे सकता है। यानी कि पावर 3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस 3 का सबसे ज्यादा मिलेगा, रेसिस्टेंस 2 का उससे कम मिलेगा और रेसिस्टेंस 1 सबसे कम होगा। इसके पास रेसिस्टेंस कम रहा, और ये पढ़े हैं कि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, किसमें? सीरीज के लिए। तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसका पावर भी, ये अपना पावर भी मैक्सिमम देगा, यानी कि जो थर्ड बल्ब होंगे जिसका पावर कम होगा वो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, वो मैक्सिमम ब्राइट होगा। अब यहां पर लिख सकते हैं द रेसिस्टर which have लो पावर, जिसके पास पावर कम हो। देखिए ये पावर, अब आप कहोगे सर पावर 3 तो कम है ना, 20 वाट है, तो फिर आपने कैसे लिखा पावर 3 ज्यादा है? हमने क्या किया था कि रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया था, क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, लेकिन रेसिस्टेंस 3 निकाल लिया हमने। और रेसिस्टेंस जो होता है, अभी मैंने बताया है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, किसमें? सीरीज के लिए, समझना, सीरीज के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है I²R, सीरीज के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा पावर मिलेगा ना। लिख सकते हैं कि इन सीरीज, सीरीज के लिए, इन सीरीज द बल्ब which have high resistance, the bulb which have high resistance contain maximum brightness, मैक्सिमम ब्राइटनेस रखेगा, ठीक है ना। जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम ब्राइटनेस रखेगा। आई बात समझ में? और इसको लिख सकते हैं फ्यूज्ड फर्स्ट। अब चूंकि औकात से ज्यादा उसको वोल्टेज मिल रहा है तो फ्यूज तो होना ही ना है। अगर औकात से ज्यादा इसको वोल्टेज मिल रहा है, 220 निकला है, इसने कुछ कंज्यूम किया, इसको कंज्यूम किया, इसका पावर कम था, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो रेसिस्टेंस के हिसाब से पता चला कि जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में सबसे ज्यादा पावर किसे मिल रहा है? बल्ब 3 को। कितना उसके अंडर है ये मतलब नहीं रखना है, आपको ये सोचना है कि उसको कितना पावर मिल रहा है। तो मैक्सिमम पावर मिल रहा है उससे, था उसके पास क्या? कम पावर का था। अब जैसे कोई कम पावर का चीज हो, उसको आप मैक्सिमम चीज दे दोगे, मैक्सिमम पावर दे दोगे, तो क्या होगा? पहले खूब ब्राइट करेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस होंगे उसके पास, लेकिन जल्दी फ्यूज भी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यही सेम सिचुएशन है कि इन सीरीज द बल्ब विच हैव हायर रेसिस्टेंस, विच हैव हाई रेसिस्टेंस
कंटेन मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस कंटेन करेगा, लेकिन फ्यूज पहले होगा। ज्यादा लाइट देगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तुरंत फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो जो सीरीज में होते हैं, तो जिस बल्ब का पावर, मान के जिस बल्ब पे लिखा रहे 20 वाट, दिख जाए कि 20 वाट 30 वाट, मतलब 3-4 बल्ब आपके पास हो, जिस बल्ब पे दिख जाए कि ये कम पावर का है, तो सीरीज में जोड़ने पर आप अंदाजा कर लेंगे कि उसका लाइट जो है वो मैक्सिमम होने वाला है, लेकिन फ्यूज भी जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसे। अब देखते हैं हम लोग, दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देंगे हम लास्ट में, ठीक है ना। उम्मीद है कि लास्ट में क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख करके इसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, हम कि समझ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो एक और तरीका से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं हम कि कहीं हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। बाबू देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जैसे मान गए एक सर्किट है, ये आया, एक बल्ब इधर को, एक इधर और एक इधर कनेक्ट हो गया। सपोज कीजिए एक बल्ब हमने यहां, एक बल्ब हमने यहां और एक बल्ब हमने यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और तीनों को ला करके ये घरों में हमने जोड़ दिया, सर्किट में हमने जोड़ दिया। अब इसका पावर मान लेते हैं P1, पावर P2, पावर P3। अब इसको भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तीनों बल्ब का वोल्टेज क्या हो, सेम हो। ऐसे भी सीरीज में पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो फिर फॉर्मूला निकालते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो लिख सकते हैं R = V²/P। तो R1 = V²/P1, R2 = V²/P2 एंड R3 = V²/P3। फिर पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/R = 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3 अप टू जितना हो जाए 1/Rn तक चला जाए। तो वैल्यू पुट कीजिए, 1/R का वैल्यू कितना है, V²/P, 1/V²/P1, 1/V²/P2, 1/V²/P3 और प्लस 1/V²/Pn। अब इसको लिख सकते हैं हम V²/P, तो ऐसे लिखिए इसको लिख सकते हैं P/V², तो P1/V², P2/V², P3/V² एंड अप टू Pn बाई कितना हो जाएगा, V² हो गया। तब V² कॉमन ले लेते हैं, तो कितना है हमारे पास, P/V², तो 1/V² कॉमन, तब बच गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। V² से V² कैंसिल, तो P = P1 P2 अप टू कितना हो जाएगा, Pn हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, रेसिस्टेंस के उल्टा चलता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। अब इसमें फिर से वही कहानी एक डालते हैं। पहले का कितना था, 50 वाट, फिर था 40 वाट और ये था 20 वाट। अब देखिए कि पावर निकालने का फॉर्मूला क्या हमने यूज किया है इसमें, V²/R। तो हमने बताया है कि V²/R जो होता है वो जनरली पैरेलल के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर देखें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। अब देखते हैं P1 निकालते हैं या R1 निकालते हैं। तो R1 निकालने का फॉर्मूला क्या हो, V²/P1। सपोज कीजिए इसमें 220 जा रहा है, तो V², यहां पर देखिए R1 निकालने का V² कितना, P1, तो 220 का स्क्वायर बाई P1 कितना है, 50 वाट। दूसरा निकालेंगे अगर R2, तो 220 का होल स्क्वायर बाई कितना, 40। और तीसरा निकालेंगे तो 220 का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अब फिर यहां पर आपने देखा कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा आएगा, R3 जो होगा वो ग्रेटर होगा R1 से और ग्रेटर होगा किस, सॉरी R2 से और ग्रेटर होगा किससे, R1 से।
यानी कि सबसे कम रेसिस्टेंस R1 का मिलेगा, उससे ज्यादा R2 का मिलेगा और सबसे ज्यादा R3 का मिलेगा। अब बल्ब का कितना पावर था, क्या था, सब भूल जाइए, ठीक है ना। यहां पर उठाइए, पावर इनवर्सली होता है किसके, R के, तो R3 सबसे ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस, इसका पावर सबसे कम होगा, यानी कि P1 R3 का कम हो, R3 ज्यादा है तो R3 किसका था, रेसिस्टेंस 3 किसका था, P3 का था। तो यहां पर लिख दीजिए P3 लेस देन होगा किसके, P2 के, और लेस देन होगा किसके, P1 के। यानी कि सबसे ज्यादा पावर किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा। सबसे ज्यादा पावर किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा। लिखा कितना डजंट मैटर, उसको कितना मिल रहा है ये देखो। तो सबसे ज्यादा किसको मिला, P1 को मिला। तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा इसमें, ज्यादा पावर वाला, जिस बल्ब का पावर मैक्सिमम हो। निकाले तो पता चला कि P1 को पावर ज्यादा मिल रहा था और ऑलरेडी वो ज्यादा पावर का था भी, ठीक है ना। इसको P1 यहां से कैलकुलेट करने पर आपने देखा कि P1 का यानी कि बल्ब 1 का पावर ज्यादा है, बल्ब 2 का पावर उससे कम है और बल्ब 3 का पावर क्या है, सबसे कम है। तो इस नियम से चलें तो जिसका पावर कम निकला, ऐसे कहो कि इस नियम से चलें तो जिसका पावर ज्यादा निकला यानी कि वो ज्यादा ब्राइट होगा। हम लोग पीछे भी पढ़े थे इस बात को, ठीक है ना। तो ये उल्टा चल रहा है ना, तो जिसका पावर कम वो ज्यादा ब्राइट होगा। तो ये 50 वाट वाला जो होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा और फ्यूज भी ये सबसे पहले होगा, ये फ्यूज्ड फर्स्ट होगा, सबसे ज्यादा पावर वाला फ्यूज्ड फर्स्ट होगा और इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा। अब घर में अगर आप जोड़े हुए हैं, बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं, सपोज कीजिए कि एक बल्ब का कनेक्शन है, आप एक बल्ब को बड़ा वाला वेपर लाइट लगाए हुए हैं जो कि सपोज कीजिए कि ये 80 वाट का है। उसके बाद घरों में छोटे छोटे बल्ब यूज किए हुए हैं, एक 9 वाट का है, एक 15 वाट का है, 15 वाट का, 9 वाट और 50 वाट का है। अब घर में इसीलिए हम क्या करते हैं कि ज्यादा पावर का बल्ब खरीद के लाते हैं ताकि ज्यादा लाइट दे सके। ज्यादा, इसके लिए क्या नियम था कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो किसका पावर ज्यादा है, 80 वाट का, तो इसका ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा। लेकिन जिसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है वो पहले फ्यूज भी होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आपके घर में अगर डोमेस्टिक सर्किट में किसमें जुड़ा हुआ रहता है, ये किसमें जुड़ा रहता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। हम लोग के घरों का जो कनेक्शन होता है पैरेलल में जोड़ा गया रहता है। इसलिए घर में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज होगा, जो बड़ा वाला बल्ब होगा, ज्यादा पावर का बल्ब होगा, वो पहले फ्यूज होगा। आई बात समझ में ना, अब तो आसानी से दिख सकता है। अब इसको क्या कीजिए, आप सीरीज में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको आप सीरीज में जोड़ दिए, एक यहां पे बल्ब आया 50 वाट का, दूसरा बल्ब यहां पर आपने जोड़ा था कितना, 9 वाट का, और तीसरा बल्ब इसमें आपने यहां पर जोड़ दिया कितना, 15 वाट का। अब सीरीज में कनेक्शन है, अब आपको देख करके बताना है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो आप देख लीजिए, सीरीज में जिसका पावर कम दिख रहा हो, निकालने के बाद आपको पता करना होगा कि किसको पावर ज्यादा मिल रहा हो। लेकिन देख करके सिर्फ अगर पावर दिया हुआ है तब जो सबसे कम पावर वाला हो वो ब्राइट होगा और फ्यूज्ड फर्स्ट होगा। ये किसके लिए, सीरीज के लिए। और पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा दिख रहा हो, समझना, कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा चलेगा ये। जिसका पावर ज्यादा दिख रहा हो वो फ्यूज्ड पहले होगा क्योंकि वो मैक्सिमम ब्राइटनेस उसको मिलेंगे। तो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज में जिसका पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है ना। अगर दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की बात आएगी तब तो अलग मेथड चलने लग जाएगा। फिलहाल देख करके समझो, जिसका पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा और फ्यूज्ड फर्स्ट। लेकिन पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा
उसका ब्राइटनेस मैक्सिमम और वो फ्यूज्ड फर्स्ट हो जाएगा। इस पर जब न्यूमेरिकल मिलेंगे ना तो आपका कंसेप्ट और क्लियर भी हो जाएगा न्यूमेरिकल पर जाकर के। चलिए रहने देते हैं, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी। इसके बाद वाले लेक्चर किरचॉफ्स लॉ को लेकर के, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा टॉपिक है वो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड लेवल से भी और बाकी लेवल से भी। चलिए रहने देते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।